नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जग्गू का संस्थान जयपुर से आपका फिर एक बार यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो पहले आते ही मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट तो हमेशा की तरह यही रहती है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जग्गू का जीके हब जयपुर। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। पीडीएफ का जो उसका जितने भी आपको पीडीएफ मिलेंगे उनके जो भी लिंक्स हैं वो सब टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं। साथ ही साथ आप उनको सब्सक्राइब करने के साथ हमारे फेसबुक पेज को भी विजिट करें, तो हमारा कई इंपॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल होता है विद रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड रिलेटेड टू ऑल अदर सब्जेक्ट्स, वो भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज के हमारे वीडियोस चल रहे थे, उस क्रम में एक और वीडियो आज आपके सामने लेकर मैं आ रहा हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल जनरल है, एक ग्लोबल टॉपिक है। आप भले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इस वाले टॉपिक को मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका पार्ट 1 आज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। और इस पार्ट 1 में आपको कई चीजें ध्यान रखनी कि आज जो इस पार्ट 1 में पढ़ेंगे वो बिल्कुल जनरल है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ें, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें, वो बिल्कुल आपके लिए जनरलाइज रहेगा। तो प्लीज उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और आपको टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें बताएं जो आप बता सकते हैं अपनी तरफ से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके लगभग आपने देखा होगा कि हर परीक्षाओं में ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है, तो वहां आपको ये टॉपिक थोड़ा आप बारे में इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात आपने देखा होगा कि कोई भी चीज हो इसके कुछ संवैधानिक प्रावधान पूछे जाते हैं, कुछ संस्थाएं पूछी जाती है। तो मैं प्रॉपर राजस्थान पे आने से पहले इसके बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे हमारा टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो किस तरह से हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से जीव हैं या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं जो हमारे भारत के राष्ट्र चिन्ह के बराबर मानी जाती है, जिनको हम राष्ट्र चिन्ह के रूप में मानते हैं। राष्ट्र पक्षी हो गया, राष्ट्र वृक्ष हो गया, राष्ट्र पशु हो गया, तो वो चीजें भी हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। क्योंकि वन्य जीवन में हम बात करेंगे वन्य जीवन की, तो वन्य जीवन में एक तो आप क्या आ जाते हैं, वन्य जीव, तो एक तो ये आ जाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे कुछ वनस्पतियां भी इसमें आती है, तो चूंकि वनस्पति का टॉपिक वन के साथ लेंगे तो हमारा मेन कंसंट्रेशन जो रहेगा वो किस पे रहेगा, वन्य जीवों पर रहेगा। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो हमारा टॉपिक चलता रहेगा वो कौन सा चलता रहेगा, वनस्पति वाला चलता रहेगा। तो इसको हम देखते हैं आगे, तो थोड़ा समझने की इसको कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको बताया कि हम जब भी वन्य जीव संरक्षण वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो इसकी कुछ प्रावधान हमें पता होने चाहिए, वो मैं 1 बाय 1 करके आपको यहां पर बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले इसको देखने की आप कोशिश करना। सबसे पहला हो गया कि जो प्राचीन प्रमाण प्राप्त होता है, प्राचीन प्रमाण वन्य जीव संरक्षण का लिखित प्रमाण प्राप्त होता है, वो मौर्य काल में हमें प्राप्त होता है। आपने देखा होगा मौर्य काल की कई चीजें मिली है, अभिलेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, उसके अलावा अनेक साहित्यिक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हमें पता चलता है लिखित प्रमाण के रूप में कि वन्य जीव की संरक्षण के लिए सबसे पहले कानूनी प्रावधान बनाने का प्रयास मौर्य काल में किया गया था, जिसके एक छोटे से प्रमाण के रूप में सम्राट अशोक के जो शिलालेख आपको प्राप्त होते हैं। तो सम्राट अशोक के जो 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं, पहला शिलालेख और दूसरा शिलालेख, उन दोनों में पहले में तो पशु बलि का निषेध, पशु बलि का निषेध किया गया है, यानी पशुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो चीज प्रावधान किया गया है कि मनुष्य हो या फिर पशु हो, दोनों के लिए चिकित्सालय का प्रावधान होना चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं हॉस्पिटल्स बोलते हैं, अस्पताल कहते हैं, तो रुग्णालय कहते हैं, तो उनका प्रावधान होना चाहिए। तो इसलिए 2 चीजें हो गई कि ये 2 अभिलेख हमें बताते हैं कि मौर्य काल में भी स्थिति उस समय ऐसी थी कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए संवैधानिक कानूनी प्रावधान बनाए गए थे। तो ये तो सबसे प्राचीनतम प्रमाणों में से एक हो गया।
फिर हम जैसे जैसे हमारे हिस्टोरिकल मूवमेंट में आते हैं तो शक साम्राज्य से संबंधित सामग्री हो, कुषाण साम्राज्य से संबंधित हो, गुप्त वंश से संबंधित हो, तो उन सब में हमें वन्य जीव संरक्षण के प्रमाण अलग अलग स्थानों पर प्राप्त होते हैं। पर सबसे जो प्राचीनतम होते हैं वो कौन से काल के होते हैं? मौर्य काल के होते हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे ब्रिटिश काल। अगर हम ब्रिटिश काल की बात करते हैं तो जब अंग्रेजी शासन चल रहा था हमारे देश में, तो उस काल में माना जाता है कि 1881 में सबसे पहले भारतीय वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम आया। ब्रिटिश काल में सबसे पहले 1881 में वन्य जीव संरक्षण के लिए एक अधिनियम आया था। हालांकि इसको कहते हैं वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम है, पर वन्य जीवों के लिए आया था। और यह ब्रिटिश काल में सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। और यह कब आया था? 1881 में यह अधिनियम आया था। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रावधान है। अब इसके बाद चूंकि हम मेन हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो राजस्थान पे रहेगा, तो हम राजस्थान पे आएंगे। तो राजस्थान में देखो सबसे पहले जोधपुर रियासत, कौन सी रियासत थी? जोधपुर रियासत थी। तो जोधपुर रियासत ने इसके लिए प्रयास किए थे वन्य जीव संरक्षण के लिए 1910 में। अच्छा, आप टेंशन मत लीजिए, जैसे उस दिन की पीडीएफ आपको लास्ट लेक्चर की उपलब्ध हो गई थी, इसकी पीडीएफ भी तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। हर चीज लिखी है, आप या नोट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। उतारोगे तो कुछ नहीं पास होने वाले एग्जाम में। ऐसे ही आप इसको समझिए चीजों को, जब तक दिमाग में चीजों को बिठाओगे नहीं, एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं करोगे, आपका काम नहीं बनेगा। तो अगर परीक्षा में अच्छे नंबर लाना और हर चीज को एकदम बारीकी से पहचानना है तो पूरा ध्यान यही रहना चाहिए। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। देखो, तो जोधपुर रियासत ने 1910 में इसके लिए कानून बनाए थे, और इसी प्रकार बाद में अलवर रियासत ने भी कानून बनाए थे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1935 में। हालांकि आप कुछ किताबें पढ़ते हैं 1905-6 के आसपास टोंक रियासत ने भी इसके लिए कानून बनाए थे, परंतु चूंकि इसका कोई व्यवहारिक आधार नहीं था, इसलिए हमसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सी रियासत ने प्रयास किए थे, तो सबसे पहले कौन सी रियासत का आता है? ये जोधपुर रियासत का 1910, और बाद में अलवर रियासत 1935। ठीक है, तो ये तो आपको जितनी चीजें मैंने बताई है, ये तो है हमारी स्वतंत्रता से पूर्व की बातें कि आजादी से पहले किस तरह से इनके लिए प्रयास किए गए थे। और उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, तो और हमारा संविधान जब लागू हुआ, तब किस प्रकार के प्रावधान किए गए। तो आजादी से पहले का फॉर्मेट है, आजादी के बाद का देखिए। अगर वन्य जीव संरक्षण की दिशा में हम हमारी स्वतंत्रता के बाद का देखते हैं, तो सबसे पहली बात आपको इसमें जो ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है? तो देखो, समझना बात को, 26 जनवरी 1950 ये तिथि आप सबको अच्छी तरह से याद होगी। इस दिन हमारा संविधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर कंप्लीटली लागू हो गया था, और आपने देखा इसलिए 26 जनवरी को हम हमारे गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को वन और वन्य जीव, पहला टॉपिक कौन सा हो गया? वन हो गया, और दूसरा टॉपिक कौन सा हो गया? वन्य जीव हो गए। इन दोनों को कौन सी सूची में स्थान दिया गया? राज्य सूची। ठीक है, 3 प्रकार की सूचियां होती है। जब सवाई सर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी तो उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। तो 3 प्रकार की सूचियां हो गई। एक होती है आपकी राज्य सूची। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संबंधित राज्यों की राज्य सरकारों को होता है। दूसरा हो गया संघ सूची। संघ सूची में जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी हमारी संसद को प्राप्त होता है। और तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय उपस्थित होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है, पर यदि किसी कारण से विवाद हो तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही अंतिम रूप से मान्य माना जाता है। और इसके अलावा और भी कुछ शक्तियां होती है जो संबंधित जो हमारी केंद्र सरकार है, जो संघ सरकार है, उसके पास होती है। तो देखिए, इसको सबसे पहले 1950 में राज्य सूची में रखा गया, यानी एक तरह से जो गेंद थी वो राज्यों के पाले में डाल दी गई कि भाई अब इससे संबंधित कानून मुख्य रूप से आप ही बनाओगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है। उसी क्रम में राजस्थान में अधिनियम बना, और राजस्थान वन्य जीव बोर्ड का गठन हुआ। राजस्थान वन्य जीव बोर्ड, और राजस्थान वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया? 1955 में,
भाई 1951 में तो अधिनियम बना। भाई राजस्थान में वन्य जीव अधिनियम कब बना? 1951 में बना। और 1955 में क्या बनाया गया? वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता है यहां पर राजपुताना कहते थे राजस्थान को, राजा महाराजाओं का शासन था, राजा महाराजा शिकार करते थे। तो राजस्थान में 5 शिकारगाह थे। कितने थे? प्रमुख 5 शिकारगाह माने जाते हैं। इनमें शिकार होता था, 5 शिकारगाह। और इन 5 शिकारगाहों में क्या होता था? शिकार होता था। ये कौन कौन से थे? देखो, एक तो आपका कौन सा था? सरिस्का। मैं बताऊंगा एक एक करके। सरिस्का कहां पे पड़ता है? अलवर में पड़ता है। अच्छा, दूसरा आपका कौन सा था? रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर का पड़ता है, सवाई माधोपुर में पड़ता है। ठीक है, तीसरा आपका कौन सा था? दर्रा, जिसको अब वर्तमान में आप मुकुंदरा हिल्स के नाम से भी जानते हो। दर्रा जो है, दर्रा को मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानते हो। और मुकुंदरा हिल्स कहां पर हो गया? कोटा और झालावाड़ में मुख्य रूप से हो गया। 2 और थे, एक हो गया आपका वन विहार, और वन विहार के साथ आपका हो गया केसर बाग। तो ये 2 जो आपके अभ्यारण्य, यानी हम अभ्यारण्य तो नहीं बोलेंगे, हम इनको शिकारगाह कहेंगे। तो ये जो 2 शिकारगाह थे, ये कहां पड़ते हैं? धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। ये 5 शिकारगाह थे जिसको राजस्थान वन्य जीव बोर्ड की अनुशंसा पर राजस्थान के अभ्यारण्य में कन्वर्ट किया गया। और राजस्थान में शिकार पर पूर्ण रूप से क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आपसे यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है कि राजस्थान वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 1955 में हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है कि राजस्थान में जो प्रमुख और सबसे पहले 5 अभ्यारण्य थे वो कौन से थे? तो वो 5 अभ्यारण्य कौन से थे? ये आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनको कन्वर्ट किया गया। मैं एक एक करके आपको सारे अभ्यारण्य पढ़ाऊंगा, पर आपको शुरुआती चीजें एकदम क्या रखनी है, इसमें याद रखनी है। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, आपने देखा होगा अलग अलग राज्य अलग अलग कानून बनाएंगे, उसमें समानता नहीं रही। बड़े पैमाने पे वन्य जीवों का शिकार होने लगा, केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई। उसी समय एक सम्मेलन हुआ था हमारा, ठीक है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। तो उसमें बोर्ड के साथ ही देखिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। हाँ, अगला देखिए दोस्तों, आपको एक सम्मेलन पता है अच्छी तरह से, जिसको मैं यहां लिख देता हूं। एक सम्मेलन हुआ था, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है। और विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था वो चला था 5 जून से लेके 21 जून 1972। ये पहला सम्मेलन था। इसके लिए इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है, तीनों परीक्षा में आती है, मैं तीनों की तीनों आपको यहां पर बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले इसी सम्मेलन की याद में प्रतिवर्ष 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी सम्मेलन में डिसाइड किया गया कि एक संगठन बनेगा, और वो संगठन कौन सा बना? UNEP, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्लियर है यहां तक आपको? यानी हम इसको कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इसकी स्थापना हुई 1972 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां रखा गया? नैरोबी। और नैरोबी कहां की राजधानी है? केन्या। सिंपल है। ये जो सम्मेलन हुआ विश्व पर्यावरण सम्मेलन, ये कहां पर हुआ? स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम जो है भाई, स्टॉकहोम कहां पर हो गया? ये स्वीडन हो गया। स्वीडन देश है भाई, स्वीडन देश है, नॉर्वे के पास है, नॉर्वे का पड़ोसी देश है, उत्तरी ध्रुव से स्पर्श करता है, और लगभग शीत ऋतु पाई जाती है, शीत कटिबंध में पाया जाता है। तो स्वीडन हो गया। स्वीडन की राजधानी कौन सी हो गई? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में कौन सा सम्मेलन हुआ था? प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन। कब से कब तक हुआ था? 5 जून से 21 जून 1972 तक हुआ था। इस सम्मेलन के शुरुआती दिन की याद में प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसी सम्मेलन में डिसाइड किया गया कि पूरे संपूर्ण विश्व में पर्यावरण को सशक्त किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। तो इसके लिए एक संस्था चाहिए।
संस्था चाहिए तो संस्था कौन सी बनाई गई? यूएनईपी। यूएनईपी कब बनी? 1972। और यूएनईपी का, क्योंकि हर संस्था का, हर वैश्विक संस्था का एक मुख्यालय होता है, तो इसलिए इसका मुख्यालय कहां पर रखा गया? नैरोबी। और नैरोबी कहां की राजधानी हो गई? केन्या। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। स्वीडन कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है। इसी के साथ साथ विश्व के देशों को बोला गया कि आप अपने यहां वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सशक्त कानून बनाइए। इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के काल में इस समय कानून बनाया गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर, इसको हम कहते हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और ये कब आया? 1972। हर परीक्षा में पूछा गया, आरएस, यूपीएससी की हो, आरपीएससी की हो, आरएसएमएसएस भी बोर्ड की हो, कोई भी परीक्षा हो, उस सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में यह अधिनियम आपके आया था। अब जब 1972 में अधिनियम आया तो इसमें क्या किया गया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को कंट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि जो वन और वन्य जीव थे उनको राज्य सूची में कब शामिल किया गया था, तो मैंने अभी आपको बताया था ना 26 जनवरी 1950 को। और उसको संवर्ती सूची में कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। कब आया था? 1976। यह भी इंदिरा गांधी के काल में आया था। और इसे भी हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंदिरा गांधी के काल में आया था और इसको हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जिसमें से एक चेंजेस क्या किया गया कि वन और वन्य जीव दोनों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। यानी अब केंद्र सरकार भी अपने कानून बना सकती है, परंतु केंद्र सरकार का जो कानून आया वो कब आया था? 1972 में आ चुका था, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी कि किस तरह से कानून आया। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको वैश्विक स्तर पे ले चलता हूं वन्य जीव संरक्षण के लिए, क्योंकि वहां आपको चीजें समझ में आ जाएगी, फिर हम आगे के स्टेप में टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। देखिए देखिए अब आप इसको थोड़ा सा समझना। टॉपिक हमारा वही चल रहा है, वन्य जीव। ठीक है। अब क्या पाया गया कि वन्य जीव और हमारे जो वन है, यानी हमारी वन्य जीवों की जो प्रजातियां हैं और हमारी वनों की जो प्रजाति है, उनका हमें संरक्षण करना। आपने देखा होगा लास्ट ईयर दिसंबर से लेकर 2019 से लेकर और जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी और इतनी भयानक आग थी, इसको अभी तक की सबसे भयंकर त्रासदी माना जा रहा था। इतनी बड़ी त्रासदी तो कोरोना भी नहीं है जितनी बड़ी त्रासदी ऑस्ट्रेलिया में आई थी, क्योंकि इतनी जंगलों ने आग पकड़ी और एक अनुमान के मुताबिक 50 करोड़ पशु इसमें जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली घटना थी और वन्य जीवों की कई प्रजातियां और वनों की कई प्रजातियां पूर्ण रूप से क्या हो गई, हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से क्या हो गई, विलुप्त हो गई। तो इसलिए हमें उनको संरक्षित करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी आगे भी सही रहे। ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो था वो काफी कम हुआ है, पोल्यूशन अच्छा हुआ है, क्योंकि हम लगातार ईंधन का दहन नहीं कर रहे। साथ ही साथ हवा शुद्ध हुई है, पानी शुद्ध हुआ है, प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, हवा फ्रेश बहने लगी है और साथ में जो ओजोन परत का छेद था यानी उसकी जो मोटाई थी वो काफी हद तक बैलेंस हो गई है। तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। हालांकि कोरोना के महामारी के रूप में हम सब बहुत परेशान हैं, परंतु प्रकृति के हिसाब से बहुत अच्छे जो परिवर्तन है हमारे सामने वर्तमान में आ रहे हैं। तो देखिए वन्य जीव और वन, इनके संरक्षण के लिए एक वैश्विक संस्था है जो आपको याद रखनी, पूछा जाता है। इस संस्था का नाम है IUCN। ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। अच्छा, इस संस्था की जो स्थापना हुई थी, यह स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। ठीक है। कहां हुई थी? फाउंटेनब्लू। फाउंटेनब्लू कहां पर है? फ्रांस में। तो इसलिए मैं जनरल लिख देता हूं कि इसकी स्थापना कौन से देश में की गई थी? फ्रांस में 1948 में। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है।
अच्छा, अभी आपसे पूछा जाए कि IUCN जो हो गया, उस IUCN का मुख्यालय कहां पर हो गया, यानी जो IUCN का हेडक्वार्टर है वो कहां पर हो गया। तो IUCN का हेडक्वार्टर वर्तमान में कहां है, ग्लांड सिटी, ग्लांड शहर, और जो ग्लैंड सिटी है वो आपकी कहां पड़ती है, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड सिटी कहां पर हो गई, यूरोप, और यूरोप में कौन सा देश हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है, इसी तरह से IUCN जो है वो एक बुक का प्रकाशन करती है। इस बुक को हम कहते हैं रेड डेटा बुक। बहुत ही फेमस बुक, पूछा गया है, इसके बारे में और मैं डिटेल से बताऊंगा आपको बाद में जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। रेड डेटा बुक में आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, जितनी प्रजातियां विश्व में है पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की, उनका संरक्षण करना है, उनके नाम स्टोर करके रखने, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके नाम हमें पता होने चाहिए, और किस तरह से उन पर खतरा आ रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जितनी भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं और जो अन्य प्रजाति हैं उनके नाम, वनस्पति और वन्य जीव दोनों की प्रजातियों के नाम जिस बुक में अंदर स्टोर रहते हैं, उस बुक को हम क्या कहते हैं, रेड डेटा बुक के नाम से जानते हैं। और इस रेड डेटा बुक का जो प्रकाशन करता है वो कौन सी संस्था करती है, IUCN करती है आपकी। और IUCN जो है इसने इसका प्रकाशन कब से स्टार्ट किया था, 1963-64 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, जो लगातार चल रहा है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। और टोटल ये जो बुक है ये कितने भागों में विभाजित होती है, 9 भागों में। ये जो किताब है, ये जो बुक है, इसको हम कुल मिलाकर कितने भागों में विभाजित करते हैं, 9 भागों में हम इसको विभाजित करते हैं। क्लियर है यहां तक आपको? ठीक है, आगे देखिए। इसी IUCN की एक और सहयोगी संस्था है जो एग्जाम में पूछी गई है। इसी IUCN की जो एक और सहयोगी संस्था हो गई आपकी, वो सहयोगी संस्था कौन सी है, WWF। कौन सी हो गई, WWF। ये रेसलिंग फेडरेशन नहीं है, ठीक है ना, ये कौन सी हो गई, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी विश्व वन्य जीव कोष। इसका नाम क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, विश्व वन्य जीव कोष। और इसकी स्थापना तो वैसे की गई थी 1961 में, पर इसको औपचारिक दर्जा जो मिला था वो कब मिला था, 1962 में। ठीक है, अच्छा, ये जो WWF है इसकी स्थापना जो की गई थी वो कहां की गई थी, मॉर्गस। मॉर्गस सिटी कहां है, स्विट्जरलैंड में। वे कहां की गई थी स्थापना, मॉर्गस, और मॉर्गस कहां हो गया, स्विट्जरलैंड में हो गया। इसी तरह से इसका वर्तमान जो मुख्यालय है वो कहां पर हो गया, ग्लांड, और ग्लांड सिटी भी कहां पर हो गई, ये स्विट्जरलैंड में हो गई। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, स्थापना अलग जगह हुई थी और मुख्यालय जो है वो अलग जगह है। भाई स्थापना अलग है, दोनों स्विट्जरलैंड में, स्थापना अलग है और मुख्यालय अलग है। अब करती क्या है, तो नाम से पता चल रहा है, पूरी दुनिया में वन्य जीवों को संरक्षण के लिए फंड करती है, पैसे देती है, फंडिंग करती है। ठीक है, और इसका जो चिन्ह है वो क्या बनाया गया, लाल पांडा। इसका जो चिन्ह है WWF का वो कौन सा हो गया, लाल पांडा। लाल पांडा पाया जाता था चीन में, और वर्तमान में लाल पांडा पृथ्वी से विलुप्त हो चुका है। तो ये एक संस्था हो गई। तो आपको 3 संस्थाएं मेन याद रखनी। देखो यहां तो प्रमुख 2 संस्थाएं, एक संस्था तो मैंने आपको यहां बताई थी, अभी जो लिखी थी मैंने, UNEP। एक तो वैश्विक संस्था ये हो गई जिसका मुख्यालय कहां था, नैरोबी में था। दूसरी वैश्विक संस्था कौन सी हो गई, IUCN हो गई। ठीक है, और तीसरी वैश्विक संस्था की अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो तीसरी वैश्विक संस्था हो गई वो कौन सी हो गई, WWF हो गई। और एक जो फेमस बुक है वो आपकी कौन सी हो गई, रेड डेटा बुक हो गई। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आपको थोड़ा याद रखना है। अब समझना आप बात को, वो इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, पर सुनना। आपको पता है हमने हमारे जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह लिए थे उसमें सबसे प्रारंभिक हमारा जो मुख्य राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, अशोक स्तंभ। और अशोक स्तंभ पर आपको क्या दिखाई देते हैं, 4 शेर दिखाई देते हैं। तो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो रखा गया था बब्बर शेर, यानी बालों वाला शेर, या फिर बोल सकते हैं एशियाई शेर, या फिर बोल सकते हैं सफेद शेर। और जो पाया जाता है गुजरात के गिर नेशनल पार्क में, और दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यह प्रजाति केवल और केवल भारत में, और भारत में भी कहां मिलती है, गुजरात में मिलती है। और इसको हमने हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया था 1972 में। जो अधिनियम आया था मैंने आपको बताया था, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई और पता चला कि बड़ी भारी मात्रा में बाघों यानी टाइगर का शिकार हो रहा है। और आपको पता है कि दुनिया के 70% टाइगर भारत में पाए जाते हैं, 70%, यानी
टाइगर्स की सबसे ज्यादा जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। अच्छा, इसी बात पे मैं आपको बता देता हूं कि विश्व जैव विविधता दिवस यानी विश्व वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है? इसी महीने आने वाला है 23 मई को। ठीक है। अच्छा, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च और विश्व जैव विविधता दिवस 23 मई इसी महीने मनाया जाएगा। तो आपको चीजें थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं वो क्या रखनी है? याद रखनी है। अच्छा, विश्व बायोडायवर्सिटी दिवस में कुछ विवाद भी है कुछ लोगों के बीच में, कुछ 22 मई कहते हैं, कुछ 23 मई कहते हैं, पर आपको फिलहाल उसकी डेट कितनी याद रखनी है? 23 मई याद रखनी है। तो पता चला कि बाघों का शिकार हो रहा है बड़ी भारी मात्रा में, और उसको रोकना पॉसिबल कब होगा? जब हम उसको रोकने के लिए कोई कानून बनाएंगे और उसको हम राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। तो 1973 से डॉक्टर कैलाश सांखला की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने बब्बर शेर के स्थान पर भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर यानी बाघ को घोषित किया, और अभी वर्तमान में हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? बाघ है। ठीक है। तो मैं आपको आने वाले जो लेक्चर होंगे, ये आज पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएंगे। उसके अंदर मैं आपको लगभग सारे वन्य जीव कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं, वन्य जीवों के प्रमुख स्थल कौन से हैं, बायोडायवर्सिटी भारत में कैसी कैसी पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी राजस्थान में कैसी कैसी पाई जाती है, और बहुत ही व्यापक और बहुत ही मस्त टॉपिक है। तो इसके बारे में लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आपको इस टॉपिक को अगर समझ आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैंने आज तक बताया इसकी पीडीएफ जो है वो आपको आज टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।